अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने अपना लेक्चर नंबर 9 जो है उसको डिस्कस करना है, चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से प्री 9th का। ठीक है, हम लोगों ने स्टार्ट करना है बोर एटॉमिक मॉडल को। बोर एटॉमिक मॉडल डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में, जो आप लोगों ने पढ़ा था। आपको पता है कि आप लोगों ने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा था कि वो सक्सेसफुल नहीं हो सका। अब वाई वॉज इट नॉट सक्सेसफुल, रीज़न क्या है? हमने इसके दो रीज़न पढ़े थे। एक तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली रिलीज़ कर रहा है एनर्जी, तो अल्टीमेटली उसे न्यूक्लियस में क्या करना जाना चाहिए, फॉल कर जाना चाहिए। ठीक है, और दूसरा रीज़न क्या है कि अगर वो एनर्जी कंटिन्यूसली रिलीज़ कर रहा है तो उसे कौन सा स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए था, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए था। लेकिन हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो एटम है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बना रहा, बल्कि वो क्या बना रहा है, लाइन स्पेक्ट्रम बना रहा है। इसलिए जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था, जो उसने मॉडल प्रेजेंट किया था एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, वो सक्सेसफुल नहीं हो सका। इस वजह से नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है, बोहर था उसका नाम, नील बोहर, उसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। सॉरी उसने जो है अपना एटॉमिक मॉडल दिया था और स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। तो उसके बारे में आज हमने पढ़ना है कि उसने कैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जो है वो क्या कॉन्सेप्ट दिया और क्या था वो। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, देखिए बेटा, आप लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ ना एक टॉपिक। तो जब हम एक टॉपिक पढ़ते हैं तो हम टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसका बैकग्राउंड भी बताते हैं। जैसे मैंने आपको बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में बताना शुरू किया, तो मैंने आपको पहले रदरफोर्ड का बताया कि बेटा रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो सक्सेसफुल नहीं था, तो हमने बोहर का दिया। इसी तरह अब बोहर के एटॉमिक मॉडल के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है कि बोहर ने कहाँ से पढ़ा था या क्या उसने डिस्कवरी की थी। कहते हैं कि साइंटिस्ट का नाम था नील बोहर और उसने क्या प्रेजेंट किया था, एटॉमिक मॉडल। और ईयर कौन सा था, 1913 में इसने किया था। अब उसने नील बोहर ने क्या किया था, उसने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, क्योंकि तब तक गलत हो चुका था ना, तो अब बोहर ने क्या किया था, बोहर ने क्या किया, बोहर ने मैक्स प्लांक्स एक साइंटिस्ट था, उसकी एक थ्योरी थी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, उसने उसको बेस बना के अपना एटॉमिक मॉडल जो है वो दिया था। अब व्हाट वाज प्लांक्स जो है क्वांटम थ्योरी क्या थी, हमें तो नहीं पता। उसने ये बताया था कि एनर्जी जो एमिट है ना, एटम और मॉलिक्यूल जो हैं वो एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब जो है वो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, और उसको उसने नाम क्या दे दिया था, क्वांटम का नाम दे दिया था। तो अब यहाँ पे यही बात नील बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है। और इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो वो रिवॉल्व जिस ऑर्बिट में करता है, उस ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो फिक्स या फिर क्वांटाइज एनर्जी होती है। क्वांटाइज का मतलब ही यही है कि फिक्स एनर्जी होगी। ठीक है, और कहते हैं कि वो जिस शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया, अब सॉरी इसमें मैं थोड़ा सा बता दूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज़ द न्यूक्लियस। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। और जब वो रिवॉल्व करता है तो वो फिक्स एनर्जी ऑर्बिट के अंदर, क्वांटाइज्ड ऑर्बिट के अंदर क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। तो यहाँ पे बेसिकली नील बोहर ने क्या प्रेजेंट किया कि जो हमारे पास ऑर्बिट होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स ऑर्बिट में क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। और उस ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है, फिक्स होती है, मीन्स कि वो चेंज नहीं होगी। ओके, अब हम लोगों ने पढ़ना है, हमने बोहर के एटॉमिक मॉडल के जो हैं वो पोस्टुलेट्स को डिस्कस करना है। बोहर के एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स को देखें, ऑर्बिट और शेल्स और एनर्जी लेवल, ये पॉइंट तो मैंने आपको एलेबोरेट कर दिया है कि इलेक्ट्रॉन जो है, उन्होंने आपकी बुक में जो एग्जांपल दी हुई है वो हाइड्रोजन एटम की दी हुई है। उन्होंने कहा है कि कंसिडर करते हैं हमारे पास क्या है, ये हाइड्रोजन एटम में तो इतने ज़्यादा न्यूक्लियस नहीं होते, जिसमें आपको एक बताती हूँ। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो एटम है वो हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। और जिस शेल के अंदर या जिस ऑर्बिट के अंदर वो रिवॉल्व कर रहा होता है, उसका पहला पॉइंट क्या है कि वो क्या होगा, उस ऑर्बिट और शेल, या फिर हम उसको क्या नाम देंगे, एनर्जी लेवल का नाम देंगे। सो वी कैन से दैट कि इन द केस ऑफ द हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी न्यूक्लियस। ठीक है, एंड वन इलेक्ट्रॉन कह लें, या ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द स्पेसिफिक और द सर्कुलर पाथ नोन एज ऑर्बिट। इसको हमने नाम क्या दिया, ऑर्बिट का नाम दे दिया। ठीक है, सो दिस इज़ अ ऑर्बिट। क्लियर? अब ये हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट जो है ये कवर हो गया।
अब हम बेटा सेकंड ऑर्बिट देखते हैं, सेकंड पॉइंट देखते हैं। कहते हैं कि जिस ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, उस जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज का मतलब क्या है, फिक्स होती है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है तो ना ही वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होता है और ना ही वो रिलीज़ कर रहा है। मीन्स कि दिस इज़ अ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है तो ना ही वो एनर्जी रिलीज़ कर रहा होता है और ना ही वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो इन दोनों में से कोई फिनोमेना नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो अब क्वेश्चन होना चाहिए वाई व्हेन डू एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट करता है एनर्जी या एब्जॉर्ब करता है, ठीक है।